Okay, so France become a constitutional monarchy. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मीनिंग क्या होता है कि कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके साथ साथ राजा भी होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मेरी वॉइस प्रॉपर पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ सर। ठीक है। तो द नेशनल असेंबली, तो देखो यहाँ पे नेशनल असेंबली कौन सी है? वही नेशनल असेंबली है जो थर्ड एस्टेट के लोगों ने मिलकर बनाई थी एक तरीके से। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। यानी नेशनल असेंबली के लोगों ने अपनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कब बनाया? 1791 में। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे मेन जो मुद्दा था उसके अंदर वो ये था कि मोनार्क की पावर को लिमिटेड करना है, क्योंकि अनलिमिटेड पावर से दिक्कतें हो रही थी। तो पावर को लिमिट किया गया। तो लिमिट कैसे किया गया, उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से जानेंगे। देखिए, दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institutions। तो कोशिश ये की गई कि किसी एक इंसान के हाथ में ना हो, ठीक है। पावर को डिवाइड किया गया किन किन लोगों में? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरीके से जब पावर को डिवाइड किया गया तीन पार्टों में, तो फ्रांस क्या बन गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो ये सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। ये इमेज आपको दिख रही होगी। अगर आप ये इमेज के अंदर चीज लिखी हुई है वो समझ जाएंगे तो अपने आप ही आपको फ्रांस का पूरा पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि फ्रांस में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वर्क कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सबसे लोअर, हम लोग नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बॉटम में देखिए आप लोग, बॉटम में आपको दिखेगा पैसिव सिटीजन्स। किन लोगों को पैसिव माना जा रहा है? बेसिकली जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं है उन्हें हम लोग बोलते हैं पैसिव सिटीजन्स। तो लगभग लगभग 3 मिलियन मैन वो थे जिनको वोटिंग का राइट नहीं था। यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है मैन, ठीक है, उनको वोटिंग का राइट नहीं है। इसके अलावा वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, इनको भी वोटिंग का राइट नहीं है। तो जिन लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था उन्हें क्या बोला गया? पैसिव सिटीजन। और जिनके पास वोटिंग का राइट है उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव सिटीजन्स। दोबारा समझ लीजिए, जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं है वो क्या होंगे? पैसिव सिटीजन्स। और जिनके पास वोटिंग का राइट है उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव सिटीजन। और ये लगभग लगभग एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। और ये कितने मिलियन लोग होंगे? 4 मिलियन के आसपास होंगे, इनको वोटिंग का राइट था। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो अपने में से लगभग 50,000 लोगों को चुनेंगे, उन्हें बोला जाएगा इलेक्टर्स। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव सिटीजन वोट के थ्रू इलेक्टर्स को चुनेंगे और इलेक्टर्स एक नेशनल असेंबली को चुनेंगे जिसमें 745 मेंबर्स होंगे। ये कुछ इस तरीके से ही है जैसे हमारी कंट्री में पहले विधानसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, और वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब इस नेशनल असेंबली, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कंट्री की असेंबली, इसे हम लोग बोल रहे होंगे नेशनल असेंबली। इस नेशनल असेंबली में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बन जाएंगे। जैसे हम लोग जानते भी हैं हमारी विधानसभा यानी संसद, संसद के कुछ मेंबर क्या बनते हैं? मिनिस्टर बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग इस नेशनल असेंबली से मिनिस्टर बनेंगे। और इस नेशनल असेंबली का काम क्या होगा? किंग पर कंट्रोल बनाए रखना। इतना तो अच्छा या बिल्कुल सही था कि किंग के ऊपर कंट्रोल बना के रखा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज जो किंग के पास थी उसने सब कुछ गड़बड़ी कर दी। वो क्या थी? वीटो पावर। वीटो पावर का मीनिंग क्या होता है? ये एक्चुअल में कोई पावर नहीं है, बेसिकली ये किसी भी रूल या रेगुलेशन को बनने से रोक देता है। क्या कर देगा ये? किसी भी रूल या रेगुलेशन को बनने से रोक देता है, उसे हम बोलते हैं वीटो पावर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रूल को बनने से रोक देने की पावर क्या कहलाएगी? वीटो पावर कहलाएगी। और इन्हीं एक्टिव सिटीजन में से वोटिंग के थ्रू
कुछ लोगों को जुडिशरी का पार्ट बनाया जाता है जिन्हें हम लोग बोलेंगे जज। और इस तरीके से पूरी कंट्री की पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लिख पा रहे हैं आपको? और इसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि यहाँ पे किंग भी है और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी है, रूल्स और रेगुलेशंस भी है। ठीक है, आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly which was indirectly elected। तो ध्यान रखिएगा कि जो असेंबली चुनी गई थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, और मोस्टली ऐसा होता भी है। शुरुआत में जो असेंबली चुनी जाती है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो करवा ही नहीं पाते ना पहले तो स्टार्टिंग में, तो वो क्या होती है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वोटर्स कुछ इलेक्टर्स को चुनेंगे, इलेक्टर असेंबली को चुनेंगे। कौन लोग वोट कर सकते हैं? जिनकी एज 25 ईयर्स और ज्यादा होगी, और साथ ही साथ वो लोग कुछ टैक्स पे करते हो। यानी एक्टिव सिटीजन माना ही उनको जाएगा जिनके पास कुछ टैक्स देने की कैपेसिटी या फिर वो टैक्स पे करते हो। उसके अलावा जितने भी लोग होंगे उन सभी को बोला जाएगा पैसिव, यानी जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जिनकी कुछ अर्निंग नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, उन्हें हम लोग क्या बोल रहे होंगे? पैसिव सिटीजन। ठीक है। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest brackets of taxpayer। अब यहाँ पे क्या बात बोल दी वाली बात, इसमें बोल रहा है कि अगर किसी इंसान को इलेक्टर बनना है तो उसे क्या करना होगा? हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा टैक्स दे रहा है वो उतने ही उसके चांसेस हैं इलेक्टेड बनने के। तो मतलब इस तरीके से ये हो गया कि रिच लोगों के हाथों में हो गई बात, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स दे रहा है वो रिच इंसान होगा, और रिच इंसान है तो उसके अकॉर्डिंग ही लोग चुने जाएंगे। क्लियर? अब ये कुछ उस टाइम के फ्रांस की कुछ चीजें दिखा रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कौन कौन से राइट्स होंगे। तो साइड में लिखा हुआ है, सोर्स पे लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। बेसिकली ये वो राइट बताए गए हैं कि उस टाइम कौन कौन से राइट्स थे। तो ज्यादा समझने की दिक्कत है नहीं, बस ये समझिए कि वो सारे राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में मिले हुए हैं हमको, वही राइट्स उस टाइम फ्रांस में मिले हुए थे। थोड़े बहुत डिफर करते हैं बट मोर और लेस वही राइट्स हैं जो हम लोगों को यहाँ मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये दिया हुआ है कौन कौन से राइट है, ये हमको भी मिले हुए हैं यहाँ पे इंडिया में। ठीक है ना? राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी फॉर लॉ वो एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। यानी ये सारे वो राइट्स हैं जो हर इंसान को मिलेंगे और कोई छीन नहीं सकता उनसे, है ना? और ये हमारे भी टाइम में, आज के टाइम में हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को मिले हुए हैं। तो वही राइट्स टाइम फ्रांस में दिए गए थे। एक जर्नलिस्ट हैं जीन पॉल, ठीक है, मैरेट, इन्होंने एक पेपर में कुछ बताया, हालांकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको ध्यान रखना है। ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मीनिंग होता है बिकमिंग फ्री, मतलब जो स्लेव लोग थे वो फ्री हो गए हैं, इसे बोलेंगे ब्रोकन चेन। बंडल ऑफ रॉड और फेंसेस, इसका मीनिंग होता है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। बताना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टिक होती तो तोड़ना इजी था, लेकिन स्टिक्स का एक बंडल है तो अब उसे तोड़ना डिफिकल्ट है। अगला है आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, कि एक ट्राइंगल के अंदर आई है जो रेडिएट कर रहे हैं लाइट को। ये बताते हैं कि लोगों के मन में से नॉलेज, मतलब नॉलेज का वैल्यू बढ़े या फिर नॉलेज आ जाए और इग्नोरेंस खत्म हो जाए। तो इग्नोरेंस हटेगी और नॉलेज बढ़ेगी, उसे बोलते हैं आई रेडिएटिंग विद इन ट्राइंगल। ठीक है ना? लाइट जो रेडिएट कर रही है। अगला है सेप्टर, सेप्टर है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। रॉयल पावर है नहीं, एक तरीके से राजघराने की निशानी बोल सकते हो उसको आप, तो सेप्टर बोलते हैं। अगला है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मीनिंग होता है जिसका कभी अंत ना हो, जैसे एक सर्कल होता है या फिर एक जो भी गोल चीज है उसका कभी भी आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसे बोलते हैं एटर्निटी। तो ये जो स्नेक है वो क्या बना रहा है? एटर्निटी का सिंबल बना रहा है। अगला है रेड फ्यूजन कैप, ये वो लोग पहनते थे उस टाइम जो स्लेव्स थे। तो बेसिकली अब इसका सिंबल क्या बना दिया गया? बिकमिंग फ्री, यानी स्लेव लोग क्या है? फ्री हो गए हैं, तो वो रिप्रेजेंट करती है ये टोपी। अगला ये लेडी है, इसके थ्रू हम लोगों को 3 कलर दिखाए गए हैं, ब्लू व्हाइट एंड रेड। और ये ब्लू व्हाइट एंड रेड ये क्या है? नेशनल कलर्स हैं, किसके? फ्रांस के। कौन कौन से कलर? ब्लू व्हाइट एंड रेड।
अगला है विंग्ड वुमेन। विंग्ड वुमेन यानी पंख लगी हुई फीमेल है। ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ है। ये बताना चाहते हैं कि अब ऐसा लगेगा जैसे कि लोगों को या फीमेलों के ऊपर पंख लग गए। पंख यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ उनको मिल जाएगी, क्योंकि राइट ही इतने अच्छे हैं। तो इस तरीके से जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, दोबारा सुन लीजिएगा, जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे भारत माता सही नहीं है, तब भी हमने क्या किया हुआ है, फीमेल फिगर में उसको दिखाया हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। अगला है लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट यानी उस टाइम के लोगों के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो यहाँ पे लिखे हुए थे, इसी बोला गया है लॉ टैबलेट। ठीक है। अगला है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कि फ्रांस किस तरीके से फ्रांस ने अबॉलिश कर दिया मोनार्की को और रिपब्लिक बन गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें मालूम ही नहीं है कि फ्रांस में लुई 16 का रूल था। ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसके बाद भी किंग जो है, जो लुई 16 है, वो पर्शियन किंग के साथ बातचीत कर रहा था, सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था। और जैसे ही ये बात लोगों को मालूम पड़ी तो अब थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और इसी में एक पर्सन होगा जिसका नाम होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वो बोलेगा कि नहीं भैया, ऐसे जो अलायंस है वो ना हो पाए, और इसके लिए वो इनको पकड़ लेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो इसके नेगोशिएशंस जो चल रहे थे दूसरी कंट्री से, वो आगे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। एक पर्सन है जिसने मर्सिलेस सॉन्ग लिखा हुआ है, फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो ये हमको आना चाहिए कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है। मैं हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ, है ना, जहां पर हाईलाइट हो रहा है ना वहां पर आप फोकस रखिएगा। मर्सिलेस, ठीक है। मर्सिलेस क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम मान सकते हो आप, पैट्रियोटिक सॉन्ग है। किसने लिखा है, पोइट है रोजेट डी लाइसले। ठीक है, इसने पहली बार इसको बताया, मतलब बोला, और आज के टाइम में ये फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। तो वो पूछता है फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा है। द मर्सिलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ऐसे ब्रिटेन का मालूम है किसी को? हाँ जी, ब्रिटेन का नेशनल एंथम किसी को आइडिया है? नो आइडिया। ब्रिटेन का है नहीं। गॉड सेव अवर नोबल किंग। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इसी एनसीईआरटी के अंदर, नहीं तो हम लोग अब वैसे भी 1 जुलाई से हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी रेडी हो जाइए। देखें, तो इसमें ध्यान रखिएगा, फ्रांस, फ्रांस में कौन सा नेशनल एंथम है, मर्सिडीज। वैसे भी आपको है ना कुछ कंट्रीज के नेशनल एंथम, उनके नेशनल एनिमल, नेशनल सॉन्ग्स वगैरह इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और खास तौर पे इंडिया का तो पहले होना चाहिए, मालूम पड़ा बाकियों का बढ़िया, इंडिया का ही नहीं पड़ा ना, इंडिया का भी आइडिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देन बताना चाह रहे हैं कि जैकोबियन जो ग्रुप था, उस जैकोबियन ग्रुप का लीडर ही कौन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और जैसे ही उसे मालूम पड़ेगा कि जो रूलर है वो किसके साथ बातें कर रहा है, प्रशिया, प्रशिया मतलब जर्मनी, प्रशिया किसका नाम है, जर्मनी का नाम है, प्रशिया जर्मनी का पुराना नाम प्रशिया है। और इसको मालूम पड़ा कि फ्रांस की बातचीत किसके साथ हो रही है, प्रशिया के साथ हो रही है। तो भाई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कंट्रोल कर लिया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये जैकोबियन क्लब की जो ग्रुप था ना उसका लीडर था। हालांकि इसने बोला था कि भैया हम डिग्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जैसे ही ये पर्सन वहां का लीडर बनेगा कंट्री का, वैसे ही ये बन जाएगा डिक्टेटर। कैसे बन गया उसी बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले समझिए कॉन्वेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्वेंट, ये कई बार आपने देखा होगा स्कूलों के आगे लिखा, मतलब स्कूल के नेम में लिखा होता है कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट क्या होता है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। किसी रिलीजियस लाइफ को डिवोटेड जो बिल्डिंग होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, कॉन्वेंट का याद रहेगा आपको, कॉन्वेंट का मीनिंग किसी रिलीजियस एक्टिविटी को करने वाला बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे हम लोग। तो जैकोबियन क्लब जो ग्रुप था, तो यहाँ पे कुछ ड्रेस है कि वो जो इस
पावरफुल फीमेल्स होती हैं वो नी ब्रीचेस यानी घुटने तक लंबे कपड़े पहनती हैं। ये देखो जैसे फोटो दिखाई हुई है इस तरह के कपड़ों को बोला गया है। यानी अल्टीमेटली यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाह रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया जा रहा है। फूड एक बहुत बड़ा इशू था क्योंकि फ्रूट की प्राइसेस बढ़ गई थी 1792 के अंदर। ठीक है, तो लिखा हुआ है पर लोग एक्चुअली में गुस्से में हैं क्योंकि हुआ ये कि उनको फूड बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है। और 10 अगस्त को इसको लेके क्या हुआ, पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया। किंग हिमसेल्फ एज द होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स यानी कई घंटे तक के लिए किंग को ही होस्टेज बना लिया गया था। ठीक है, तो मतलब रिवोल्ट हो रहे हैं, रिवोल्ट बेसिकली इसलिए हो रहे हैं कि जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और फूड भी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो हमने पढ़ा भी था कि कंट्री में क्या है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, कि उनको बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब होगा क्या, फाइनली a newly elected assembly was called the convention on 21st September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. ये लाइन ध्यान रखिएगा कि 21 सितंबर को 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उन्होंने बोला अब कोई मोनार्क नहीं होगा, अब पूरी की पूरी कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मीनिंग होता है कंट्री का जो हेड होगा वो पब्लिक चुनेगी उसको। और पब्लिक ने किसको चुन लिया यहाँ पे, पब्लिक ने चुन लिया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को। और क्यों, क्योंकि वो जैकोबियन क्लब का लीडर था। वो थर्ड एस्टेट का ग्रुप, याद करो कुछ कि थर्ड एस्टेट का जो ग्रुप था जैकोबियन क्लब, उसका लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इसी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को कंट्री का क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। जैसे ही ये पावर में आएगा तो सबसे पहले तो वो सोचेगा कि यार एक तो ये लुई 16 का ना काम तमाम कर दो। तो वो क्या करेगा, तो देखिए लुई 16 was sentenced to death by court on the charge of the treason, and on 21st January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। कहने वाली बात यह है कि लुई 16 को एक तरीके से जेल में डाल दिया गया, सेंटेंस उसको इस तरीके से दूसरी कंट्री के लोगों के साथ बात करने के लिए, धोखा देने के लिए, बेसिकली बिट्रेयल करने के लिए उसको फांसी की सजा दी गई, एग्जीक्यूट यानी फांसी पर लटका दिया जाना, और वो भी पब्लिकली। पब्लिकली नहीं, बीच चौराहे पर। पब्लिकली का मीनिंग क्या होता है, बीच चौराहे पर। और कुछ दिनों के बाद उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उसको भी किल कर दिया गया सेम फेट। और इसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट हुआ उसे बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। इसके बाद क्या हो गया, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। The period from 1793 to 1794 is referred as the reign of terror. Reign of terror को हिंदी में बोलते हैं आतंक का राज्य। आतंक का राज्य का मतलब ये होता है कि पूरी कंट्री में एक तरीके से कोहराम, डर का है, मतलब डर मचा हुआ है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का मीनिंग ये होता है कि कंट्री के अंदर हर एक चीज उससे पूछ कर की जाएगी, पहली बात तो, और दूसरी बात जो भी उसकी बात नहीं मानेंगे उनको पनिशमेंट। और पनिशमेंट मोस्टली क्या थी, गला काट दिया जाना, गुलेटिन। और गुलेटिन के लिए उसने एक प्रॉपर एक डिवाइस बनाई थी, और वो डिवाइस बनाने वाला इंसान का नाम था डॉक्टर गुलेटिन, और उससे बेसिकली किसी का गला काट दिया जाएगा गला। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से अब लोग क्या है, डर रहे हैं, वो मैक्सिमिलियन के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और इस डर को, इस अत्यधिक डर को ही क्या बोला गया है, रेन ऑफ टेरर। क्या मेरी वॉइस आ रही है, ये सर अब आ रही है। रुक गई थी, लास्ट क्या सुना आप लोगों ने, लास्ट क्या सुना आप लोगों ने। अभी वॉइस आ रही है मेरी। हाँ जी, मेरी वॉइस। रेन ऑफ टेरर इसको बोलते हैं, द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, रेन यानी एक साम्राज्य, ठीक है ना, इसे वो हिंदी में बोलते हैं रेन ऑफ टेरर को आतंक का राज्य। ठीक है, तो अब हुआ क्या, 1793 से लेकर 1794 के टाइम को क्या माना जाता है, रेन ऑफ टेरर।
क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हर चीज की रेट या फिर हर चीज की जो प्राइस होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर उस प्राइस के बियॉन्ड कोई भी काम होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो उस केस में मतलब उसे वॉयलेशन ऑफ रूल्स माना जाएगा। और वॉयलेशन ऑफ रूल्स के रिगार्डिंग एक ही पनिशमेंट है, गुलेटिन। गुलेटिन मतलब गला काट दिया जाना, यानी मार देना इंसान को। और इसीलिए लोग क्या है, वो यार डर जाएंगे। और एक गुलेटिन बनाने वाला इंसान का नाम क्या है? डॉक्टर गुलेटिन। और ये एक तरीके से गला काटने की डिवाइस थी, गला काट दिया जाता था इसके थ्रू। हुआ क्या, एक दिन रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर चीज के लिए प्राइस डिक्लेयर कर दिया। जैसे मीट है, ब्रेड है, रू मतलब कुछ भी है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज के लिए प्राइस डिसाइड कर दिया गया, रेट फिक्स कर दिया गया। और उसके बाहर यानी उससे महंगा या सस्ता दोनों ही चीजें पर बेचना संभव नहीं है चीजों को। और पब्लिक क्या होगी, परेशान हो जाएगी इतने कंट्रोल की वजह से, और वो रिवॉल्ट करेगा। फाइनली रॉबेस्पियर को ही गुलेटिन कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी रॉबेस्पियर का रूल जो है वो 1 साल तक रहेगा। कुछ टर्म्स हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मॉन्सी का मीनिंग होता है सर, मैडेन का मीनिंग होता है मैडम, सियोटिन सिटोइन का मीनिंग होता है सिटीजन। ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाती है कि बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, तो उस केस में आपको ये याद होनी चाहिए। अगला है रॉबेस्पियर pursued his policy so relentlessly that even his supporter begin to demand moderation। यानी कहने वाली बात यह है कि रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसी इतने स्ट्रिक्ट रूल में फॉलो करवाई ना, कि जो उसके फॉलोअर्स थे वही लोग बोल रहे हैं कि भैया इससे बचाओ। और फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। अगले ही दिन उसको क्या कर दिया गया? गुलेटिन कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब गुलेटिन से किया जा रहा है कि भाई लोगों को मालूम है कि ये आदमी उतना ठीक नहीं है जितना कि पहले लग रहा था। ये बात समझ आई? बस ये ध्यान रखो कि 1793 में आया और 1794 में खुद का ही बुलेटिन हो गया। ठीक है, ये फोटो दिखा रखी है कि किस तरीके से उस टाइम मीटिंग वगैरह होती थी और लोग कैसे इकट्ठा हुआ करते थे चौराहे पर। ये वो है। अगला है डायरेक्टरी रूल फ्रांस। डायरेक्टरी रूल फ्रांस का मीनिंग क्या होता है कि देखो पब्लिक क्या है ना, डर गई। पब्लिक को लगा कि यार पहले लुई 16 लूट रहा था, फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ गया जैकोबियन क्लब की तरफ से कि भाई कोई ढंग का है ही नहीं इंसान। तो अब क्या पब्लिक ने ये सोचा कि हम यार किसी भी एक इंसान के हाथ में सारी सारी पावर देंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और इसका नाम रखा गया डायरेक्टरी रूल। और उनको बोला कि भैया तुम लोग है ना बारी बारी से, दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, यानी 5 लोगों एक ग्रुप बनाया और बोला कि आप बारी बारी से रूल करिएगा। दिक्कत फिर से ये आ गई कि जिसका भी नंबर आता रूल करने का, वो एक्सट्रीमली करप्ट या फिर वो हो ऐसे मान लीजिए अपना बेनिफिट देख रहा है और खुद के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और वो सारी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसका खुद का फायदा हो। तो पब्लिक अगेन परेशान हो जाएगी। और इसी टाइम मिलिट्री या आर्मी के अंदर एक पर्सन होगा जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को बोलेगा कि देखो भैया तुम पहले से ही परेशान हो, पहले तुम्हें नेपोलियन ने लूट लिया, सॉरी पहले तुम्हें लुई 16 ने लूट लिया, फिर जैकोबियन क्लब की तरफ से आए, वहां पे भी आउटकम नहीं मिला, फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, तो इसका रेन ऑफ टेरर आपने देखा, और फिर उसका डायरेक्टली रूल। तो अब आप मुझे यानी नेपोलियन बोनापार्ट बोलेगा पब्लिक को कि उसका सपोर्ट करिए, उसको रूलर बनाइए, और अगर उसको रूलर बनाया गया तो पहली बात तो वो फ्रांस का पुराना गौरव या डिग्निटी जिसे हम लोग बोलते हैं वो वापस लेके आएगा, पहली चीज तो। और दूसरी बात, वो अपने पड़ोसियों को भी जीत लेगा, आसपास के लोगों को जीत लेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है नेपोलियन बोनापार्ट। पब्लिक को लगता है कि भैया बहुत अच्छी बात है, जब इतने दिनों से लूट रहे ही थे तो तुम भी बन जाओ। और इसी तरीके से जो पावर का कंट्रोल होगा वो किसके हाथों में आएगा? नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बीच में ब्रेक करके एक कुछ चीजें डाली गई हैं कि बताइए क्या रेवोल्यूशन में वुमेन का रोल था? तो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? तो हाँ, डेफिनेटली ये समझिए कि वुमेन लोगों ने भी रेवोल्यूशन किया है। और साथ ही साथ ऐसे भी समझने वाली जरूरत की बात है कि मेल तभी बाहर रिवॉल्ट के लिए जा पा रहा है जब उसको घर से सपोर्ट मिलता है, कि घर में फीमेल उसके लिए काम कर पा रही हैं तभी जाके वो रिवॉल्ट कर पा रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली ना भी बोले तब भी इनडायरेक्टली इनका काफी बड़ा रोल है, पहली बात। दूसरी बात, वुमेन के भी अपने ग्रुप थे,
जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीजों के लिए काम कर रहे थे। तो अप्रोक्सीमेटली वुमेन के 60 ग्रुप्स हैं। तो देखो, अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट सिटीज। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सोसाइटी थी एक, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये काफी फेमस रही उस टाइम में। और हमको ये भी समझना है कि हाँ, फीमेल के लिए भी या फीमेल के द्वारा भी वहाँ पे रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, और वोटिंग के लिए राइट की बातें भी की जा रही हैं। हालांकि वोटिंग का राइट बहुत बाद में मिलेगा वुमेन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन को 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पैसिव सिटीजन माना गया था। पैसिव यानी वोटिंग का राइट नहीं। और तब से ही लगातार वुमेन अपने लिए इक्वल वोटिंग राइट, इक्वल जॉब्स, इक्वल सैलरीज, इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट या फाइट कर रही थी। और फाइनली जाके, तो ये जो टर्म्स में हाइलाइट करते हुए जा रहा हूँ ना, वो ध्यान रखना आपको। फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद जाके 1946 में फ्रांस के अंदर वुमेन को वोटिंग का राइट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंट्री 1794 में अपने आप को रिपब्लिक बोल रही है, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का रूल होगा, काफी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स होंगे, उस कंट्री में भी जाके वुमेन को जो वोटिंग राइट मिल रहा होगा वो 1946 में मिल रहा है। जबकि हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंस के साथ ही सभी लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो ये हमारे यहाँ पे प्लस चीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे क्या था कि फीमेल को भी वोटिंग का राइट शुरू से मिल गया, जबकि फ्रांस जैसी सिटी में भी स्टार्टिंग से वोटिंग राइट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं जो बता रही हैं किस तरीके से वुमेन बेकरी के शॉप के बाहर लाइन में लगी हुई हैं। प्रॉपर फूड उनको मिल नहीं पा रहा है। कारण क्या है? एक तो प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, दूसरा सप्लाई काफी कम है चीजों की, और इसलिए लंबी लंबी रास्ते क्यू लगाई गई है रास्ते में, मतलब लोगों में एक तरीके से फाइटिंग है आपस में। अगला है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी क्या होती है कि किसी इंसान को एक बार आपने खरीद लिया और लाइफ लॉन्ग उससे काम कराया जाएगा, इसे बोला गया स्लेवरी। तो कुछ कंट्री के अंदर कुछ कॉलोनीज बनाई हुई थी, जैसे कि यहाँ पे नाम मैंने मार्क कर दिया है, कैरिबियन आइलैंड था, मार्टिनिक, ठीक है, ग्वाडेलुप एंड सैन डोमिंगो। ये कुछ जगह थी जहाँ से मोस्टली कुछ कमोडिटीज जैसे टेबको है, इंडिगो है, शुगर एंड कॉफी, ये ट्रांसपोर्ट की जाती थी। ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से दूसरी कंट्री में सेल की जा रही है। ऐसा ही स्लेव ट्रेड हुआ करता था। स्लेव यानी गुलाम, गुलाम लोगों का ट्रेड हुआ करता था कुछ कंट्रीज के बीच में, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड। तो बस ध्यान रखिएगा, जब तीन कंट्री किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड। कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? यूरोप, सॉरी, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? तो यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये तीन कॉन्टिनेंट ही आप इनको मान लीजिए। इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है? एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर खरीद फरोख्त हो रही है किन लोगों की? गुलाम लोगों की, जिसे बोलते हैं स्लेव। और इस स्लेवरी को बंद किया जाएगा कुछ टाइम के लिए। कौन बंद करेगा? जकोबियन क्लब, जिसे हम बोल रहे होते हैं नेशनल असेंबली। लेकिन दोबारा से जब अगेन कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल असेंबली क्या कर देती है, इसको कुछ टाइम के लिए रोक देती है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का रूल आएगा तो वैसे ही दोबारा से डायरेक्टरी रूल इम्प्लीमेंट, वो सॉरी स्लेव जो है ना, ये स्लेवरी दोबारा से रिड्यूस कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन दोबारा से स्लेवरी को रिड्यूस करता है, नेपोलियन। एंड फाइनली, तो लिखा हुआ है नेपोलियन रिड्यूस स्लेवरी, और फाइनली स्लेवरी जो खत्म होती है वो है 1848। तो आपको ध्यान रखना है 1946 वहां पे वुमेन को वोटिंग का राइट, और यहाँ पे दिया हुआ है 1848, और इसमें क्या हो रहा है? स्लेवरी को खत्म किया जा रहा है, और आज के टाइम में इंसानों को खरीदना और बेचना इलीगल माना जाता है ना, ये इलीगल एक्टिविटीज में आता है। एक टर्म है दी हुई है निग्रोस। निग्रोस क्या होते हैं तो आपको मालूम ही है, जो अफ्रीका के लोग होते हैं जो है ना, वो टॉल एंड डार्क, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? निग्रोस बोलते हैं। इमेंसिपेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ फ्रीइंग। इमेंसिपेशन का मीनिंग एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी फ्री होने को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इमेंसिपेशन बोल रहे होते हैं। अगला है द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ के हर फील्ड में आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। एक टर्म आई थी ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम का मीनिंग क्या था? 1789 से पहले के फ्रांस को क्या बोलते थे? ओल्ड रिजीम बोला जा रहा है। और अभी के टाइम में, यानी जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उस टाइम में ये हो रहा है कि फ्रांस के लोगों को कुछ वोटिंग राइट मिल चुके हैं, कुछ पावर्स मिल चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री के अंदर, और कुछ वेल अवेयर्ड लोग भी है। तो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, चाहे बहुत रिच पर्सन और चाहे पुअर पर्सन है,
अब उनको अपने राइट्स मालूम है, ठीक है, क्योंकि राइट्स लोगों को दे दिए गए हैं। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, हर फील्ड में लोगों को मालूम पड़ रहा है कि उनका कौन कौन से राइट्स है और किस तरीके से जीना है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अगला जो पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटोज वगैरह देख सकते हो आप आराम से एनसीईआरटी में। जो पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कंक्लूजन। ये जो फोटो आपको दिख रही है या पेंटिंग आपको दिख रही है साइड में है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट की। तो हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे यही समझेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट कंट्री में ग्रो करते हैं। जबकि हम लोग 10th की कभी पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के साथ क्या हुआ होगा। देखिए, एक 1804 नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये मार्क कर लीजिए कि 1804, जैसे मैंने आपको बताया भी था आई थिंक कल की क्लास में कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में मोनार्क बनेगा, एक तरीके से डिक्टेटर बनेगा या फिर रूलर बनेगा कंट्री का, और 1815 में उसकी डिफीट होगी 1815 में। तो देखिए, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ये वही नेपोलियन है जो बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है ना। ध्यान है आप लोगों को, कई बार जगह लिखा होता है ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, तो वो यही बोल रहा है, यही बंदा बोल रहा है कि भाई इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। कुछ मैसेज भेजा है किसी ने, हाँ गुड, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है कि इम्पॉसिबल वाली बातें जो बोली गई थी वो इसी के लिए बोली जाती हैं। और ये करेगा भी, काम भी बहुत मेहनत वाला काम करेगा, ये लगातार फाइट लड़ेगा कंट्रियों के साथ और एक ग्लोरीफुल प्लेस बनाएगा फ्रांस को। तो देखिए यहाँ पे ही सेट आउट कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, कंकर यानी जीतने के लिए निकल जाता है ये, disposing dynasties and creating kingdoms where he plays member of his family. Napoleon saw his role of modernizer of Europe, यानी बेसिकली नेपोलियन क्या करेगा, पूरे के पूरे यूरोप को, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रांस को मॉडर्नाइज कर देगा। ये कुछ अच्छे रिफॉर्म भी करेगा। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम, ठीक है। इनिशियली मैनी So Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as the invading forces। कहने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि नेपोलियन कंट्री के दूसरी कंट्री के लिए अच्छा होगा, लेकिन जल्दी ये मालूम पड़ गया कि नेपोलियन उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि इन लोगों को लग रहा है। और फाइनली नेपोलियन बहुत, हम बताएंगे डिटेल में कि नेपोलियन की डिफीट क्यों हो गई, क्योंकि नेपोलियन ने कुछ ब्लंडर्स कर दिए। होता है ना कभी कभी बहादुर इंसान बहुत बहादुरी में फंस जाता है, और वही किसके साथ होगा यहाँ पे, नेपोलियन के साथ होगा कि नेपोलियन एक साथ दो फ्रंट में फाइट करेगा और उसकी डिफीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इंसान 1804 से ये सोचकर निकला था कि दुनिया को जीत लेना है, वही इंसान 1815 आते आते डिफीट होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली उसकी पावर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में, इस बुक में इतना ही है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे 10th क्लास में। बाकी इसके आगे जो चैप्टर है, आगे आने वाले चैप्टर है, उनमें नेपोलियन की जुड़ी हुई चीजें नहीं मिलेंगी आपको। बस ये ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। यानी बेसिकली ये लोग फ्रांस के आइडिया से काफी इम्प्रेस्ड थे, तो इम्प्रेस्ड इनको लग रहा था कि ऐसा ही सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए। तो वो दो लोग कौन है, एक तो है राम मोहन रॉय और दूसरा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे हैं, ठीक है। और राम मोहन रॉय के बारे में तो आप जानते ही हो, एक तरीके से क्या है, रिफॉर्मर है ये समझ में आ रही बात। डन, ये हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। यस, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी बताएं। अरे बताओ भैया, समझ में आया? समझ में आई ना चीजें? हाँ सर। गुड। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, कि यूरोप में किस तरीके से सोशलिज्म की ग्रोथ हुई, किस तरीके से सोशलिज्म आया और फिर कैसे रशिया में रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर को आप रीडिंग करिएगा बार बार और याद हो जाएंगी काफी चीजें जो हाईलाइट कराई है मैंने, वही आपको हाईलाइट वाली चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर करेंगे सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखो हिस्ट्री है, थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप एटलीस्ट उनकी डिक्शनरी या फिर उनकी रीडिंग कर कर आए एक बार।
अगर आप रीडिंग कर आएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं समझने में आपको दिक्कतें आए। तो काफ़ी अच्छे चैप्टर है, रशिया के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, एक तरीके से ये आईआर का बैकग्राउंड भी डेवलप करेगा यहाँ पे, सोशलिज्म यूरोप वाला चैप्टर। ठीक है, तो करिएगा। और 1 जुलाई से हम लोग यूपीएससी का स्टार्ट कर देंगे सिलेबस। तो जितने भी लोग सीरियस हैं वो लोग एक बार जरा अपना बताइएगा मेरे को कि आप कैसे कॉपी बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग वैसे ही तैयारी करें जैसे तैयारी की जाती है, प्रॉपर कॉपी बनाइए, मुझे कॉपी दिखाइए, वीकली या मंथली आप लोगों का टेस्ट हो, तो थोड़ी आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूं, तो मतलब कुछ आउटपुट निकले, है ना। हम रैंडम डायरेक्शन लेस मेहनत ना करें जिससे आउटपुट नहीं निकलता है ना, हमें ऐसी मेहनत करनी है जो डायरेक्शन में हो और उससे कुछ आउटकम निकले। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए कॉपी वॉपी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे ना, उस हिसाब से बताओ मेरे को, फिर हम लोग कुछ सोचते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं 12 लोग आ रहे थे, आज कम है, तो वो जो नॉन सीरियस पर्सन है ना, नॉन सीरियस लोग लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो हमें सीरियस बनना है, पढ़ाई करनी है और कोशिश करिए कि अब जो अटेम्प्ट दे रहे हैं वही हमारा फाइनल अटेम्प्ट हो, हम लोग सिलेक्ट हो पाए। क्लियर? कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है देन, ये वाला चैप्टर हम लोग अगली क्लास में कराएंगे, कल की क्लास के अंदर। बस आप लोग रीडिंग करके आइएगा और चीज़ों को याद करिएगा। थैंक यू।